ये अधिकालिक है। अब हमें येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के अगले विस्फोट की सटीक जगह और समय का पता चल गया है और इसे सुपर वोल्केनो कहने की एक खास वजह है। ये एक सामान्य ज्वालामुखी विस्फोट की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होगा। जब ऐसा होगा तो ग्रह को भारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। भूकंप, भारी मात्रा में मैग्मा का बहाव और राख के बादल जो सूरज को ढक देंगे। आसमान लंबे समय तक धुंधला और धूसर बना रहेगा। सूरज की रोशनी की कमी के कारण हमारे पास भोजन की कमी हो जाएगी। विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। जानवरों और पेड़ों की कुछ प्रजातियां गायब हो सकती हैं। एक के बाद एक आपदाएं गिरते हुए डोमिनोज की तरह आएंगी, एक एक करके। पृथ्वी का बुरा समय आने वाला है और ये साफ है, हम समझ गए। लेकिन ये सब कब होगा? चिंता न करें, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। जब साधारण ज्वालामुखी फटते हैं तो ये हमेशा एक आपदा होती है, लेकिन केवल उन जगहों के लिए जो ऊपरी केंद्र के पास स्थित होती हैं। एक साधारण ज्वालामुखी से होने वाले नुकसान को हजारों से गुणा करें और आपको एक सुपर वोल्केनो विस्फोट का अंदाजा मिल जाएगा। येलोस्टोन दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी प्रणालियों में से एक है। पिछले 21 लाख वर्षों में इसमें 3 बार विस्फोट हुआ है। पिछली बार 6,40,000 साल पहले हुआ था। राख ने लगभग आधे संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर क्षेत्र को कवर कर लिया था। सौभाग्य से वहां कोई लोग नहीं थे, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचा। लगभग 74,000 साल पहले एक इसी तरह के सुपर वोल्केनो का ऐसा ही विस्फोट हुआ था। ये इंडोनेशिया का टोबा सुपर वोल्केनो था, जिसने एक ऐसा प्रलय मचाया जिससे मानव जाति मुश्किल से बच पाई। कुछ सिद्धांतों के अनुसार उस समय ज्वालामुखी की सर्दियों के दौरान केवल कुछ हजार लोग ही जीवित बचे थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चूंकि येलोस्टोन एक विशाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक ज्वालामुखी प्रणाली है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए ये पता लगाना महत्वपूर्ण था कि पहली चिंगारी वास्तव में कहां से आएगी। उन्हें पता चला कि येलोस्टोन का मैग्मा एक जगह जमा नहीं होता है, बल्कि कई अलग अलग भूमिगत जलाशयों में छिपा रहता है। येलोस्टोन के उत्तर पूर्व में सावर क्रीक डोम नामक एक सुंदर स्थान के बगल में स्थित जलाशय सबसे जोखिम भरा है। यहाँ लाल तप्त मैग्मा मेंटल की गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है, जो जमीन में गहराई में स्थित हैं। उनका उच्च तापमान मैग्मा को तरल अवस्था में रखता है। कल्पना कीजिए कि आपने चूल्हे पे गर्म दूध का एक बर्तन रखा है। कुछ भी ठंडा नहीं होता, बल्कि केवल गर्म होता जाता है। इसलिए दूध जल्द ही ऊपर उठने और बर्तन से बाहर बहने लग सकता है। सावर क्रीक डोम के नीचे मैग्मा के साथ भी यही हो रहा है। मैग्मा वहां ठंडा नहीं होता है और किसी समय ये बाहर आना शुरू हो सकता है। ये एक टूटे हुए पाइप की तरह होगा, जिससे उबलते पानी का फव्वारा फूटता है। लेकिन वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? मैग्मा जलाशय लगभग 6 मील की गहराई पर स्थित है और यह पूरा क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से गर्म है। उन्होंने मैग्नेटोटेल्यूरिक्स नामक एक विशेष विधि का उपयोग किया। तो पृथ्वी का घूमता हुआ कोर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो हमारे ग्रह को घेरे रहता है। मैग्मा कोर के चारों ओर बहता है और इसमें कई चुंबकीय खनिज होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाते हैं। वैज्ञानिक विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो मैग्मा से निकलने वाले उन क्षेत्रों को महसूस करते हैं। जैसे मेटल डिटेक्टर समुद्र तट पर खोए हुए गहनों का पता लगाता है। मैग्नेटोटेल्यूरिक्स का उपयोग करते हुए उन्होंने येलोस्टोन को स्कैन किया और 4 बड़े मैग्मा जलाशयों की खोज की। उनमें से 3 ने शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित की और चौथे में, जो उत्तर पूर्व है, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से बहुत मजबूत संकेत दर्ज किया। यहीं पर विस्फोट होने की संभावना है, लेकिन सौभाग्य से यह जल्द नहीं होगा। शायद दसियों हजार सालों में, शायद सैकड़ों में। उफ, अब चैन की सांस ले सकते हुए। कोई ज्वालामुखी प्रलय जल्द नहीं आने वाला है। लेकिन वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि यह मैग्मा कब फटना शुरू होगा? मैग्मा के पास कोई टाइमर नहीं होता है और ज्वालामुखी अलार्म घड़ी के साथ नहीं जागता है। तो मैग्मा ठोस चट्टान के छिद्रों के अंदर बहता है। ये बर्तन धोने वाले स्पंज जैसा दिखता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी गुजरता है। मैग्मा इन छिद्रों में प्रवेश करता है और उन्हें भर देता है। मैग्मा को बाहर फटने के लिए उसे इन छिद्रों का कम से कम 40% भरना होगा। अभी उनमें से लगभग 20% भरे हुए हैं। लेकिन ये गर्म चट्टानें मैग्मा को गर्म करना जारी रखती हैं और इसे तरल रखती हैं, ताकि ये छिद्रों के बीच बह सके। किसी बिंदु पर यह तरल मैग्मा के अन्य पुलों के साथ जुड़ जाएगा और एक बड़ी धारा बन जाएगा, जो ऊपर की ओर उठेगी। हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसा लगता है कि यहाँ समाधान बाल्सम चट्टानों को ठंडा करना है, लेकिन ऐसा करना असंभव है।
वे कई मील गहरे हैं, वे गर्मा गर्म हैं और वे बहुत अधिक संख्या में हैं। और किसी भी मामले में पृथ्वी के कोर के एक हिस्से को ठंडा करने की कोशिश करना एक बहुत बुरा विचार लगता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि ये स्वीकार कर लें कि प्रकृति की अपनी योजनाएं हैं। यदि विस्फोट दसियों या सैकड़ों हजारों वर्षों में होता है तो शायद मानवता इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता खोज लेगी। यदि नहीं तो हमें परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बड़ी वैश्विक तबाही एक बड़े पैमाने पर होने वाले विस्फोट के साथ शुरू होती है। फटने वाला मैग्मा भारी मात्रा में राख पैदा करता है। ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट मैग्मा जलाशय के ऊपर पृथ्वी की पपड़ी को ढा देता है। इससे एक विशाल कॉल्डेरा का निर्माण होता है। आपने शायद ज्वालामुखी में एक विशाल क्रेटर देखा होगा, तो यही कॉल्डेरा है। प्राकृतिक आपदा इतनी तेज होती है कि ये पास के सभी लोगों को बहरा कर देती है। विस्फोट की लहर राख और झावा पत्थर को ध्वनि की गति से अधिक गति से ऊपर उठाती है। ज्वालामुखी सामग्री मिनटों में अविश्वसनीय रूप से अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है। फिर राख का ये स्तंभ फैल जाता है और एक विशाल क्षेत्र को अंधेरे में डुबो देता है। निचले हिस्से में गर्मा गर्म कण अपने वजन के कारण गिरते हैं और अपने आसपास की हवा को गर्म करते हैं। सांस लेना लगभग नामुमकिन है। झावा पत्थर के दहकते टुकड़े और राख चारों ओर आग लगा देते हैं। ये सारा गर्म मलबा पायरोक्लास्टिक प्रवाह में बदल जाता है, जो रास्ते की हर चीज को जलाकर राख कर देता है। जंगल, घर, सड़कें सब कोयला बन जाता है। वहां कोई विमान नहीं उड़ सकता। नन्हे कण इंजनों में घुस सकते हैं। इसके अलावा इतने घने भूरे गर्म बादल के पार देखना नामुमकिन है। गाड़ियां चलाना भी खतरनाक है। ज्वालामुखी के टर्न टायरों को जला सकते हैं। किस्मत से सीस्मिक तकनीक की मदद से लोगों को विस्फोट का पहले ही पता चल गया, इसलिए सब सुरक्षित निकल गए। राख का गुबार जो अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, अलग अलग दिशाओं में फैलता जा रहा है। हवा ज्वालामुखी की धूल को फैलने में मदद करती है। येलोस्टोन के ऊपर एक विशाल छतरी जैसा बादल छा जाता है। ये फैलता ही जा रहा है और एक बड़े इलाके को गर्म अंधेरे में डुबो देता है। पहले 24 घंटों में अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों और कनाडा के कुछ हिस्सों में राख गिरती है। ये बिजली की लाइनों को ठप करता है, पानी को प्रदूषित करता है और फसलों को तबाह कर देता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। पानी राख के साथ मिलकर भूरे कीचड़ के रूप में जमीन पर गिरता है। और भूले नहीं, ये जहरीला भी है। राख में भारी मात्रा में पारा, आर्सेनिक और सीसा होता है। ये जहरीले तत्व नदियों, झीलों, जमीन और हवा को प्रदूषित कर देते हैं। इस दौरान ज्वालामुखी लगातार फटता रहता है। मैग्मा, राख और झावा पत्थर का निकलना हफ्तों या महीनों तक चल सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। राख जल्दी बैठने लगती है, लेकिन विस्फोट से निकली सल्फर डाइऑक्साइड पूरे वातावरण में फैल जाती है। ये गैस वायुमंडलीय जलवाष्प के साथ मिलकर छोटे कणों वाला एक एरोसॉल बनाती है। ये सब ग्रह को एक चादर की तरह ढक लेता है। ये परत सूरज की किरणों को रोकती है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान कम हो जाता है। इन घटनाओं से दुनिया भर में तापमान कई डिग्री तक गिर जाता है। किसानों की बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खाने की कीमतें बढ़ती हैं और अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। पूरे ग्रह पे अकाल पड़ सकता है। मानव सभ्यता अराजकता में डूब सकती है। आने वाले कुछ ही सालों के भीतर तापमान में भारी बढ़ोतरी होने लगेगी, लेकिन इसे अपने पुराने सामान्य स्तर पर लौटने में कम से कम 2 दशकों का समय लगेगा। उस समय तक मानवता का क्या होगा? बेशक हम बच जाएंगे, लेकिन हमें अपनी सभ्यता फिर से बनानी होगी। लेकिन डरो मत, अगर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है तो बस जीवन के हर दिन का आनंद ले, आभारी रहें और एक दूसरे की मदद करें। ज्वालामुखी की सर्दियों में भी एक दूसरे का साथ और परवाह करना ही मानवता के बचने की गारंटी है।